वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, अनुलाभों का मूल्यांकन या वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स में हमने रेंट फ्री हाउस देखा था, RFH। ठीक है, किराया मुक्त मकान का मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है वो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, हमने समझा था उसको। चलिए, उसी से रिलेवेंट कुछ छोटी छोटी बातें और हैं। नेक्स्ट है आपका अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन अ होटल। ठीक है, यानी कि होटल में दी गई आवास की सुविधा। अच्छा, अब ये होटल में क्यों दे रहे हैं? यदि कोई एम्प्लॉयर है तो वो होटल में क्यों दे रहा है ये कि भैया अपने एम्प्लॉय से कह रहा है, मान लीजिए किसी दूसरे शहर से ट्रांसफ़र होके आया और कहा कि होटल में रहो। ठीक है, क्वार्टर्स तो दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी जो है क्वार्टर्स खाली नहीं मिलते हैं, वक्त लगता है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रांसफ़र होके अदर प्लेसेस पे जा रहा है, किसी दूसरे शहर में जा रहा है, तो वो खाली होने में वक्त लग रहा है, समय लग रहा है। और वहाँ पे जो अदर सिटी से जो एम्प्लॉय आने वाला है वो आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो है, यदि मान लीजिए अस्थायी रूप से टेम्परेरी बेसिस पे यदि दी गई हो या 15 दिन तक की फैसिलिटीज़ रहने की सुविधा दी गई होटल में, तो ये एग्जम्प्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कहता है कि भैया 15 दिन तक आप कोई दिक्कत नहीं है, रह सकते हो। लेकिन यदि 15 दिन से ज़्यादा की ये फैसिलिटी सुविधा दी गई है तो फिर एक्सेस ऑफ डेज नहीं, पूरे दिनों की, जैसे मान लीजिए 25 दिन तक वो होटल में रहा तो 25 डेज माइनस 15 डेज इसको टू एक्सेस ऑफ 10 डेज, 10 दिन अतिरिक्त है, ये इस बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं होगा, बल्कि वो पूरे 25 दिन का कैलकुलेशन होगा। आ रहा समझ में? चलिए, तो 15 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन से ज़्यादा हुए, 16 दिन भी हो गए, तो पूरे 16 दिन के जो है कैलकुलेशन किया जाएगा, कंसीडर किए जाएंगे। अच्छा, और फिर उसके बाद में एम्प्लॉयर हो, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो, सभी प्रकार के लिए इस प्रकार का वैल्यूएशन किया जाएगा। अब यहाँ पर वो जो वर्किंग है आपकी कि वो किस अमाउंट से कैलकुलेट की जाए, किस तरह से वो अमाउंट कैलकुलेट करें, या होटल की जो फैसिलिटीज़ दी गई, एकोमोडेशन फैसिलिटीज़, उसका वैल्यूएशन क्या हो। तो उसके लिए दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि एक्चुअल रेंट, ठीक है, एक्चुअल रेंट या जो वास्तविक किराया जो होटल को भुगतान किया गया किराया है, किसने दिया होगा ये किराया? एम्प्लॉयर ने। किसको? होटल वाले को। तो ये एक्चुअल रेंट पेड जो है वो, या फिर 24% ऑफ सैलरी, ठीक है, और करके 24% ऑफ सैलरी, और इसमें दोनों में जो कम हो वो आपकी RFH की, ये होटल की फैसिलिटीज़ की वैल्यूएशन हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटर इसलिए क्योंकि अभी न्यूमेरिकल हम करेंगे तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद में समझ में, यानी कि एक्चुअल रेंट पेड और लिख लीजिए चाहे तो, है ना, क्योंकि ये रिसीव्ड नहीं है, ये एक्चुअल रेंट पेड है। एक्चुअल रेंट पेड या 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस विल बी टैक्सेबल। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरह से एक न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, जैसे कि लिखा है भाई श्रीपाल सकलेचा सर की बुक का, मिस्टर संदीप का स्थानांतरण भोपाल से जबलपुर कर दिया गया। ठीक है, भोपाल से जबलपुर आ रहे हैं वो। वह जबलपुर में 30 दिन होटल में रहे। होटल के कमरे का किराया जो है 800 रुपये पर डे का है। ठीक है, एक दिन का किराया 800 रुपये है। अब मूल्यांकन के उद्देश्य से गत वर्ष का वेतन 3,65,000 रुपये, ये साल भर का वेतन जो है वो 3,65,000, 3,65,000 है। नियोक्ता द्वारा मिस्टर माथुर, ये पूरा नाम इनका मिस्टर संदीप माथुर है, नियोक्ता द्वारा मिस्टर संदीप माथुर के होटल में रहने के लिए 100 रुपये प्रतिदिन की दर से राशि वसूल की गई। अच्छा, उनसे कहा गया कि भैया ठीक है, आपको होटल तो दे रहे हैं, 800 रुपये हम दे रहे हैं, आप 100 रुपये आप दे दीजिए। ठीक, मतलब 100 रुपये आपसे उनसे ले लिए, तो ये कंसेशनल हो जाएगी वैल्यू। उपरोक्त सूचनाओं से होटल में आवास की सुविधा का मूल्यांकन करो। ठीक, आप देखिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन में आप देखें
एक्चुअल रेंट पेड है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूएशन करते हैं आपका, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्चुअल रेंट पेड कितना हुआ, एक्चुअल रेंट पेड है ₹800 फॉर 30 डेज। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि 30 दिन रहा, तो 30 दिन रहा तो 15 दिन से ज़्यादा इसलिए कंसीडर करेंगे। यदि 15 दिन से कम रहता है तो वहाँ पर 15 दिन या फिर इससे कम, यानी मैक्सिमम अप टू 15 डेज रहेगा तो फिर एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो 30 दिन रहा, एक दिन का किराया कितना था, 800 रुपये होटल वाले को दिया गया। तो पूरे आप कितने 30 डेज से कैलकुलेट करो तो ये 24,000 हो जाएगा, 24,000 रुपये, ठीक है। ये कितना हो गया, 24,000 रुपये। चलिए 800 इंटू 30 कर लें, 24,000, ठीक है। ये वैल्यू आपको समझ में, एक्चुअल रेंट पे 24,000 है। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये 24,000 है वो 24% ऑफ सैलरी है। कोइंसिडेंस से कैसा लग रहा है कि 24 कैसे, ये 24,000 मल्टीप्लाई करने से, और जो हम ले रहे हैं ना 24% ऑफ सैलरी, सैलरी की मीनिंग क्या रहेगी, वही जो RFH के कैलकुलेशन में मीनिंग ऑफ सैलरी, यानी बेसिक प्लस DP प्लस कमीशन, नॉट नेसेसरी सर्टेन परसेंट, जो भी कमीशन दिए चाहे सर्टेन परसेंट हो या नॉट सर्टेन परसेंट हो तो भी चलेगा, कमीशन बस लिखा हो। फिर ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ये सब जो है, या पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्टेड वाले अलाउंसेस का पार्टली टैक्सेबल वाला पार्ट, ये सब मीनिंग ऑफ सैलरी होती है, हम समझ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं 24% ऑफ सैलरी, ठीक है, वेतन का 24%। तो अब आप ये देखें जरा कि एक वर्ष का पूरा वेतन कितना है, 3,65,000 रुपये है ना। चलिए अब यहाँ पर, ठीक है, देखिए ये आपका, ये 24,000 ध्यान रहेगा। अब 24% ऑफ सैलरी, तो पूरे वर्ष का वेतन इन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया है, तो वो है 3,65,000 रुपये 365। ये अमाउंट भी ऐसा दिया गया ताकि आप प्रॉपर कैलकुलेट करो। तो हम क्या करेंगे, इसको 365 डेज से डिवाइड कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें डेज में निकालना ना, आपने देखा होगा कि वो 30 दिन है, तो उस 30 दिन के चक्कर के कारण हमें एक दिन का वेतन मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में वो कितने दिन रहा है, 30 डेज रहा है, तो इंटू कर लीजिए 30 डेज। और यहाँ पर ये आपको यदि नहीं दिखे तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहीं पे आपको मान ले रहे हैं, ये 24% निकाल लेंगे इसका, ठीक है। 24%, और परसेंटेज की जगह आप ये डिवाइडेड बाय 100 भी कर लीजिए इसको, 24/100। अरे सुनिए एक बार फिर से समझे, ये 3,65,000 उसकी सैलरी है। मीनिंग ऑफ सैलरी की यहाँ पे अलग से कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि अमाउंट दे रखा है। एक दिन का निकालना था, इसलिए 360 दिन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें 30 डेज की चाहिए। तो एक दिन के निकालने के लिए 365 दिन, एक साल में 365 दिन, तो ये 365 दिन से डिवाइड कर लिया, 30 डेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 दिन के वेतन आ गया। 30 दिन क्यों लेंगे, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा है, तो जितने ज़्यादा उसका नहीं बल्कि पूरे दिनों का कैलकुलेशन करते हैं, तो 30 दिन 24%। चलिए अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, तो बाकायदा आप कैलकुलेटर से कर लें, क्योंकि कॉलेज लेवल पे कैलकुलेटर अलाउ, स्कूल लेवल पर नहीं। हाँ, 365 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1000, इंटू किया 30, इंटू कर लिया 24%, तो 7200 आ रहा है, ठीक है। ये अमाउंट आ गया आपका 7200 रुपीज़। तो 24% ऑफ सैलरी कितनी आई, 7200 रुपये। और अब भी आपने देखा था एक्चुअल रेंट कितना पेड किया था, 24,000 रुपये। तो दोनों में यहाँ पर कम क्या है, कम है आपके 7200। तो 7200 रुपीज़ जो है वो टैक्सेबल होंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है
कि उससे किराया वसूल किया गया 100 रुपये प्रतिदिन, प्रतिमाह नहीं प्रतिदिन। 30 दिन तक रहा तो उससे 3000 रुपये वसूल कर लिए गए। तो 7200 में से वो 3000 माइनस कर देंगे तो आपका कितना जाएगा 4200, 4200 रुपये। यह आपकी टैक्सेबल फैसिलिटीज़ या कर योग्य सुविधा होगी। समझ में? चलिए, तो इस तरह से ये 4200 रुपये आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा। बनेगा इस तरह के क्वेश्चन। चलिए और देखें, लिखा है नेक्स्ट है अकोमोडेशन एट न्यू प्लेस ऑन ट्रांसफर एंड रिटेनिंग एट अदर प्लेस। ठीक है, स्थानांतरण के कारण 2 स्थानों पर आवास की सुविधा। देखिए, ऐसा बिल्कुल हो सकता। आपने देखा होगा कि जनरली जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, स्टेट गवर्नमेंट के, तो जनरली आपने देखा होगा यदि आप मध्य प्रदेश की बात करें तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ट्रांसफ़र हैं वो अक्सर ज़्यादा तौर पे मई जून में ही होते हैं। ठीक है, यदि आपने भोपाल में देखा होगा तो मई जून में ट्रांसफ़र को लेके हलचल मची रहती है भोपाल में, मध्य प्रदेश की कैपिटल में। और ऐसा हर स्टेट की कैपिटल में होता है क्योंकि मुख्यालय तो वहीं होते हैं। तो मई जून में ट्रांसफ़र होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो एम्प्लॉय हैं उनके बच्चे जो हैं जहाँ नए स्थान पर जाएँ तो बाकायदा जुलाई से स्कूल में एडमिशन लेके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। मिड सेशन में जनरली ट्रांसफ़र नहीं होते या कभी कभार किसी के हो। ठीक, तो इस तरह से जो है यदि मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका ट्रांसफ़र जो है मान लीजिए भोपाल से वो जबलपुर ही हो रहा है। अब यदि मान लीजिए वो पिछले वहाँ पर जो अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ उसको दी गई है, यदि वो फैसिलिटीज़ वहाँ उस मकान में रह रहा है और इधर पर नए जबलपुर में जहाँ पर आया वहाँ पर भी उसको एक मकान मिलता है, किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा। अब 2 जगह पर वो रह रहा है। यदि इन 2 जगह पर वो अब रहना तो उसको जबलपुर में है लेकिन भोपाल में फैमिली अभी तक रह रही है, या मान लीजिए मिड सेशन में हुआ तो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो 90 दिनों तक यदि रहे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कोई बात नहीं, चलेगा ये सब। लेकिन यदि 90 दिन से ज़्यादा है तो फिर दोनों मकान का जो वैल्यूएशन वह इनकम टैक्स टैक्सेबल करेगा। एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या किसको है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो अमाउंट को टैक्सेबल करना चाहता है। अच्छा, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना क्यों चार्ज करना चाहता है या टैक्सेबल करने के लिए इतना आतुर क्यों है, क्यों कहता है कि साहब हम टैक्सेबल करेंगे इस अमाउंट को? वो इसलिए क्योंकि वो इनकम टैक्स लगाना चाहता है। इनकम टैक्स लगाने से रेवेन्यू जनरेट होगा, टैक्स मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, तभी तो देश के विकास के लिए इतने जो खर्चे किए जाते हैं, विकास की योजनाएं में जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं, और उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा इसी तरह से तो आएगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अपनी जगह एकदम सही है ना। चलिए, फिर उसके बाद में तो 90 दिन से ज़्यादा ध्यान रखना है। 90 दिन या उससे कम रही हो तो वो एक ही स्थान पर टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलिए, और यदि मान लीजिए 90 दिन से कम है, एक ही स्थान पर टैक्सेबल है, तो कंपेयर करके देख सकता है कि जिसमें वैल्यू कम है वो वाली वैल्यू को कंसीडर कर लेगा। फिर उसके बाद में एक होता है रिमोट एरिया। रिमोट एरिया में यानी दूरस्थ क्षेत्र हैं जो शहर से दूर हैं। कितनी दूर हैं? लगभग 40 किलोमीटर, शहर से कम 40 किलोमीटर दूर हैं, और पॉपुलेशन जो है वहाँ की 20,000 से अधिक नहीं है, 20,000 पीपल। हाँ, तो 20,000 लोग से ज़्यादा नहीं रहते 40 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर। इस एरिया को रिमोट एरिया कहते हैं। जैसे आप रिमोट कंट्रोल होता है कि दूर से कंट्रोल करना, तो रिमोट यानी दूरस्थ होता है। तो रिमोट एरिया में इस तरह से तो वह एग्जेम्प्टेड हो गए। ऐसी आवास सुविधा दी गई है तो वह एग्जेम्प्टेड होगी। माइनिंग वगैरह वाले एरिया में यदि आपका अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ दी है तो वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्जेम्प्टेड कर लेगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ है, रहने की सुविधाएं हैं। आई होप कि आपसे को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे कार की फैसिलिटीज़ या वाहनों की सुविधाओं का मूल्यांकन कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।